बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक यूनिवर्स। आपको पता है कि एक सीरीज़ मैंने कंटिन्यू की हुई है, तो आज का टॉपिक यूनिवर्स पार्ट 14 है। इसमें भी आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूँ। देखिए, सबसे पहला ये है कि आपको पता है कि संडे को छुट्टी होती है, गोया हफ्ते में एक दिन छुट्टी। तो ये कब से है? आपको पता है मुसलमान मोस्टली जुमे को छुट्टी करते थे, जो यहूदी हैं वो सैटरडे को, और ईसाई जो है वो संडे को। तो ये इतवार की छुट्टी क्यों हुई, कब हुई? हफ्ते में एक दिन छुट्टी। देखिए, ये जो सारा कुछ है ये 1843 से पहले नहीं था, ख़ास तौर पे मज़दूरों के लिए। मज़दूर 7 दिन काम करते थे लेकिन हुआ ये कि जो मुसलमान अमीर लोग हैं वो जुमे को जुमा पढ़ने चले जाते, जो ईसाइयों के अमीर लोग हैं वो भी हफ्ते में संडे को चले जाते अपनी इबादत करने। इस तरह यहूदी भी करते। तो जो गरीब लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मज़दूर हैं, उन्होंने फिर एक तहरीक चलाई जिसमें हिंदुओं की तरफ से नारायण था और जो मुसलमानों की तरफ से इकबाल मिर्ज़ा, ये दो लोग थे। इन दोनों ने मिलकर एक तहरीक चलाई और इस पे इनका जो पॉइंट था वो ये था कि देखिए कि अल्लाह ताला ने भी कायनात 6 दिन में बनाई और 7वें दिन वो अर्श पर जलवागर हुआ। दूसरा उनका पॉइंट ये था कि लगातार काम करने से जो हमारी सलाहियत है काम करने की वो भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाती है। तो नतीजा ये कि हम लोग उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते, तो हमें एक दिन छुट्टी जो है ना वो रिक्वायर है। इस पर बहुत जलसा जुलूस निकालने को और आखिरकार ये बात मान ली गई और हफ्ते की एक छुट्टी बना दी गई। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या तमाम जानवर जितने भी हैं उनका दूध हम कुछ का पीते हैं कुछ का नहीं पीते? क्या उनकी जो ताकत है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वो सेम होते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे गाय के दूध में अगर आप फैट्स देखें ना तो वो तकरीबन 7.73% है। शीप के दूध में कुछ 6.99% है। बकरी के दूध में 4.07% फैट्स पाए जाते हैं। ऊंटनी के दूध में ज़रा कम है, 3.80% फैट्स हैं। यॉक भी एक जानवर है, उसके दूध में कोई 5.80% फैट्स पाए जाते हैं। घोड़ी का दूध मोस्टली पिया नहीं जाता लेकिन इसके दूध में बहुत कम फैट्स हैं, ओनली 1.30% उसके दूध में फैट्स है। और गधी के दूध में सबसे कम फैट्स है, ओनली 0.38%। अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो रेंडियर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, 9.90% जो है ना प्रोटीन पाई जाती है रेंडियर के दूध में। गाय के दूध में 4.38 है। भेड़ के दूध में 5.73% है। बकरी के दूध में 3.26% है। और घोड़ी के दूध में काफ़ी कम प्रोटीन है, 1.90% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन मेरा ये कि ये पौधों की जड़ें किस काम आती हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये कि जो पौधों की जड़ें है ना, ये उसका सपोर्ट है, यानी उसका एंकर, उसको खड़ा रखती हैं। नंबर 2, इनका काम है ये ज़मीन से पानी और मिनरल्स ये हासिल करके पूरे जो है ना तने तक पहुंचाती है और तने से फिर आगे पत्तों तक पूरा जाता है। गोया ये पौधे को फलने फूलने में मदद देती हैं। थर्ड ये कि ये ज़मीन को मजबूती से पकड़े रखती हैं, जिससे जो ज़मीन का इरोजन है वो स्टॉप हो जाता है। तो इसका बहुत फ़ायदा पौधों की जड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऐनक लगाने से हमें ठीक क्यों नज़र आता है? ऐनक क्या करती है? देखिए, जब भी हम देखते हैं ना, तरीका उसका ये होता है कि कोई भी अक्स हमारी आंख के रेटिना से गुजर कर पीछे लेंस पर पड़ता है। अगर ये अक्स लेंस पर ठीक ऊपर पड़े तो हमें ठीक नज़र आता है। अगर ये अक्स लेंस से या आगे या पीछे अगर पड़े तो हमें ठीक नज़र नहीं आता। तो ऐनक लगाते हैं जब हम, तो वो ठीक उसका अक्स इस शीशे की वजह से ठीक उस पे लेंस के ऊपर पड़ता है और हमें ठीक नज़र आने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश से पहले आपको पता है कि हब्स हो जाता है, पसीना आने लग जाता है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, याद रखिए कि बारिश से पहले जो हमारी फ़ज़ा है ये हमारे वाटर वेपर्स की वजह से, आबी बुखारात की वजह से पूरी की पूरी सैचुरेट हो जाती है। इससे जो हमारा पसीना है वो इवेपोरेट नहीं हो सकता और हमारी जिल्द पर जाहिर हो जाता है। इसी को हम हब्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि पानी का कतरा हमेशा गोल होता है, पारे का कतरा भी गोल होता है, तो उसकी क्या वजह है?
इसकी असल वजह उसकी सरफेस टेंशन की ताकत है। यानी इस फोर्स की जो टेंडेंसी है, ये जो उसके अंदर जो सरफेस टेंशन की टेंडेंसी मैं बात करूं, उसकी ताकत, वो लिक्विड की सतह को बिल्कुल स्मॉलेस्ट रखती है। चूंकि सरफेस एरिया मिनिमम होता है, लिहाजा अंदरूनी टेंशन चारों तरफ यकसा हो जाती है और बारिश का कतरा बिल्कुल गोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पानी से भरी अगर शीशे की बोतल का फ्रीजर में रखेंगे, या जैसे आप कोक रख दें, पेप्सी रख दें, जो शीशे की हो वो फ्रीजर में फट जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो कोई भी लिक्विड जब ये कन्वर्ट होता है सॉलिड में तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्योंकि जो शीशे की बोतल है ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, इससे जब इसका वॉल्यूम बढ़ता है और शीशे की बोतल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लिहाजा वो शीशे को तोड़ देता है। अगर प्लास्टिक की बोतल हो तो चूंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिहाजा प्लास्टिक की बोतल को नुकसान नहीं होता, वो गुजारा कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इंसान जब पहाड़ पे चढ़ता है ना तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकता है, उसकी रीजन क्या है? देखिए, जब इंसान आगे की तरफ झुकता है ना तो उसका क्या होता है कि वो बेस ऑफ सपोर्ट अपनी बढ़ाता है, क्योंकि नीचे से उसकी बेस मिल रही होती है तो बेस ऑफ सपोर्ट अपनी बढ़ा देता है, और अमूदी लाइन जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरती है ना, वो बेस के ऊपर फिर ठीक बेस के ऊपर फॉल करने लग जाती है, और इंसान अपने आप को बैलेंस करके ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने लग जाता है, इसलिए वो झुकता है। अच्छा, रेल की पटरियों के दरमियान फासला रखा जाता है, एक पटरी खत्म उसके बाद थोड़ा सा फासले के बाद फिर अगली, तो इसकी क्या वजह है? लोहा जब हीट पहुंचती है गर्मियों में, खास तौर पे जब इसको हीट पहुंचेगी तो ये थोड़ा सा फैलता है, ठीक है। तो अगर फासला ना रखेंगे तो जब गर्मियों में हीट अप होके ये लोहा फैलेगा तो ये टेढ़ी हो जाएगी, लाइन टूट भी सकती है, टेढ़ी हो सकती है, और फिर रेलगाड़ी उसके ऊपर से गुजर नहीं सकेगी। इससे उनके दरमियान फासला रखा जाता है। जब ये हीट अप होती है, फैलती है, तो आपस में वो जुड़ जाती है, और इतना फासला रखा जाता है जिससे वो टेढ़ी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पौधे ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ऑक्सीजन कितनी पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा करते हैं? तो याद रखें, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत 10 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत दिलचस्प, कि जमीन गोल है, ठीक है ना, ऐसे गोल है, इंसान चारों तरफ रहते हैं, तो जो लोग यहां रहते हैं वो गिरते क्यों नहीं, और क्या वो उल्टे हैं? तो इसका आंसर ये है कि सीधा इंसान किसको कहते हैं? जिसकी पांव जमीन पर हो और सर आसमान की तरफ हो। चूंकि जमीन के चारों तरफ लोग रहते हैं, जमीन की ग्रेविटी उसको पकड़े रखती है, नंबर 1। नंबर 2, जमीन कोई भी जितने भी जो सितारे हैं, सैयारे हैं, सब ये दरमियान में, आसमान चारों तरफ है, तो गोया ये जमीन फजा में कहीं ऐसे है। जो लोग यहां रहते हैं तो चूंकि आसमान चारों तरफ है तो उनके पांव जमीन पर होते हैं, सर आसमान की तरफ होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके पांव जमीन पर टिके रहते हैं, लिहाजा वो उल्टा भी नहीं होता सीधा, इसलिए क्योंकि उसका सर तो आसमान की तरफ है, और वो गिर भी नहीं सकता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको पकड़ा होता है। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, सोना कैसे हासिल किया जाता है? याद रखिए कि सोना 3 जगहों पे पाया जाता है। नंबर 1 समंदर के पानी में, नंबर 2 चट्टानों में, और नंबर 3 जमीन में। समंदर के पानी में पता कितना सोना है? तकरीबन 10,000 मिलियन टन सोना समंदर के पानी में बहुत भारी शक्ल में पाया जाता है। लेकिन आप उसको हासिल कैसे करेंगे? क्योंकि उसके लिए पूरा का पूरा समंदर का पानी आपको जो है ना कशीद करना पड़ेगा, और ये इतना कॉस्टली पड़ेगा कि आप किसी मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं है, लिहाजा समंदर से सोना आमतौर पे हासिल नहीं किया जाता। दूसरा है कि चट्टानों में वॉश्ड अवे के तरीके से सोना हासिल किया जाता है, ये खालिश सोना होता है। अच्छा, ये जमीन में कॉपर के साथ और की शक्ल में भी पाया जाता है, उसके लिए माइनिंग की जाती है, तकरीबन 1 मील गहरा गड़ा खोदा जाता है जिससे ये और हासिल करते हैं। उस जो गड़ा खोदा जाता है उसको शाफ्ट कहते हैं। इसे जो हासिल करते हैं उसको क्रश करके उसको पल्प की शक्ल में ढाल देते हैं, फिर उस पर केमिकल एक्शन किया जाता है जिससे सोना हासिल किया जाता है। सोना नायाब बहुत है, इसलिए बहुत कीमती है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खूबी, ये इजीली वर्कड मेटल है। इजीली वर्कड मेटल का मतलब आप इसको ढाल सकते हैं। देखें इसकी मिसाल, सिर्फ 1 ग्राम सोना आप तकरीबन 2 मुरब्बा मीटर की शीट में ढाल सकते हैं,
और कोई धात ऐसी नहीं जिसको आप ऐसा कर सकते हो। इसको हवा में भी जंग नहीं लगता और दुनिया का तकरीबन आधा सोना जनूबी अफ्रीका में पाया जाता है। इस वजह से सोना बहुत कीमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, सीपी देखी होगी। सीपी कैसे बनती है, जिसको सीप भी कहते हैं, सीपी भी कहते हैं। कराची में समुंदर के किनारे तो आपको बेशुमार चीज़ें मिलेंगी जो सीपियों से बनाई जाती हैं। देखें, असल में समुंदर में कीड़ा मुलस्कस पाया जाता है, ये उसका खोल है। जैसे कछुए का खोल होता है ना, ये उसका खोल है, और जैसे जैसे वो कीड़ा बड़ा होता है इसका खोल भी बड़ा होता जाता है। तो उसी तरह इसका ये इस शेल की 3 लेयर्स होती हैं। एक सबसे जो आउटर वाली शेल है ये तकरीबन ये हॉर्न लाइक होती है, जैसे ये सींग होता है, ये उस मेटेरियल का होता है। जो उसकी दूसरी तह होती है वो कार्बोनेट लाइम की बनी होती है, और सबसे अंदर वाली जो तह है वो नेक्रे कहलाती है। तो ये असल में सीपा, असल में यूं समझे कि ये एक कीड़ा जो मुलस्कस है, ये उसी का खोल है बस, और कोई सेपरेट चीज़ नहीं है। और लास्ट हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ गया। हम ज़मीन तो घूम रही है, हमें ज़मीन की हरकत नहीं महसूस होती। हालांकि जब ज़मीन ऐसे घूमेगी तो इसका जो पानी है वो भी उड़ के जाना चाहिए, ज़मीन की बाकी चीज़ें भी उड़नी चाहिए, लेकिन हमें भी फील होना चाहिए, तो हमें फील नहीं होता। उसकी वजह यह है, नंबर 1, एक तो कि ज़मीन बहुत बड़ी है, इसलिए वो घूम भी रही है और उसकी स्पीड भी कम है, तो हमें फील नहीं होता कि ज़मीन घूम रही है। नंबर 2, कोई भी चीज़ की हरकत उस वक्त महसूस होती है अगर वो चीज़ बाहर की चीज़ों के लिहाज से हरकत कर रही हो। तो चूंकि इसके साथ जितनी भी चीज़ है वो भी साथ ही मूव कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाऊं, अगर एक बस चारों तरफ से बंद हो, बस मूव कर रही है, तो हम एक दूसरे के लिहाज से अपनी जगह नहीं छोड़े, लिहाजा हमें लगेगा शायद हम मूव ही नहीं कर रहे हैं, हम आराम से खड़े हैं। वो तो जो धचके आ रहे तो हमें फील हो रहा था, अदरवाइज हमें फील भी नहीं होगा। बिल्कुल इससे ज़मीन चूंकि मूव कर रही है और तमाम चीज़ के साथ घूम रही है, इसलिए ज़मीन की हरकत हमें महसूस नहीं होती। और दूसरा ये भी है कि कोई चीज़ इसलिए भी नहीं उड़ती, जगह नहीं छोड़ती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने हर चीज़ को पकड़ा होता है। ताकि पानी भी नहीं उछलता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने पानी को भी पकड़ा होता है, लिहाजा हर चीज़ हमें इसी तरह नॉर्मल महसूस होती है। ये जो मौसम का बदलना है, हम जब चाह रहे होते हैं, कोई सितारे पहले यहाँ पे होते हैं फिर आगे चले गए, ये इससे सब चीज़ों से पता चलता है कि ज़मीन जो है वो मूव कर रही है। दिन रात का बनना ये भी सबूत है कि ज़मीन मूव कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा, हीरा डायमंड चमकता क्यों है? देखिए, पहली बात तो कि हीरा कार्बन है, कोयले की कानों से निकलता है। जब हम इसको तराशते हैं ना, तो इसके तकरीबन 58 फेसेट्स बनाते हैं, तो ज़ाहिर है जब इतने फेसेट्स बनेंगे तो ये चमकेगा। दूसरी वजह, इसके अंदर रिफ्रैक्टिव पावर बहुत ज़्यादा है, उससे लाइट इसके अंदर ही अंदर बार बार रिफ्लेक्ट हो रही होती है, उससे भी ये हीरा चमकता है। क्योंकि जैसे प्रिज्म है ना, प्रिज्म की तरह ही होता है। नंबर 3, ये प्रिज्म की तरह, क्योंकि इसकी उसी तरह शेप बनाई जाती है, लिहाजा प्रिज्म की तरह ये उस रंगों को जो वाइट यानी लाइट है उसको ये तोड़ता है, मुख्तलिफ रंगों में ब्रेकअप कर देता है, लिहाजा में इसके अंदर मुख्तलिफ रंग भी नजर आते हैं। और आखिरी बात बताता चलूं कि 1430 से पहले हीरा कोई नहीं पहनता था, किसी को इतना शऊर नहीं था। ये एक फ्रांसीसी खातून थी जिसका नाम था एग्रिस सॉरेल, उसने पहली दफ़ा हीरा पहना, उसके बाद फिर लोगों को ये फील हो कि ये तो बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने पहनना शुरू किया। आज के ये सवालात थे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले माशाल्लाह जो है ना 13 जो है ना मैंने सीरियल इसका कर चुका हूँ सीक्वेंस में यूनिवर्स के बारे में, और आज ये यूनिवर्स का पार्ट नंबर 14 था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।